नमस्कार दोस्तों, आज है 29 दिसंबर 2025 और हम बताने जा रहे आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर दिन मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी और सबसे अहम खबर, 29 दिसंबर के आसपास सबसे बड़ी और सबसे गंभीर खबर यह मानी जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी इतिहास के सबसे कठिन दौर में खड़ी है और इसका सीधा असर मायावती जी की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका पर पड़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और अब 2026 में पार्टी के आखिरी राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। इसके बाद पहली बार ऐसा होगा जब बसपा का लोकसभा और राज्यसभा दोनों में शून्य प्रतिनिधित्व हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह स्थिति केवल संख्या का सवाल नहीं है, बल्कि इससे पार्टी की राष्ट्रीय पहचान, संसदीय प्रभाव और राजनीतिक सौदेबाजी की ताकत पर गहरा असर पड़ेगा। मायावती जी की राजनीति हमेशा संसद और सत्ता के संतुलन पर टिकी रही है, लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि पार्टी को सड़क से सदन तक दोबारा संघर्ष करना पड़ेगा। यही वजह है कि 29 दिसंबर के आसपास मीडिया में लगातार यह चर्चा तेज रही कि क्या मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव को करो या मरो की लड़ाई मानकर चल रही हैं। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने लिखा कि अगर 2027 में बसपा विधानसभा में मजबूत वापसी नहीं करती तो पार्टी का राष्ट्रीय कद और कमजोर हो सकता है। दूसरी बड़ी खबर, इसी राजनीतिक संकट के बीच 29 दिसंबर के आसपास यह भी खबर सामने आई कि 2025 का पूरा साल मायावती और बसपा के लिए एक रोलर कोस्टर जैसा रहा। साल की शुरुआत में पार्टी के भीतर संगठनात्मक असंतोष, टिकट वितरण को लेकर सवाल और युवा नेतृत्व को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कई लोगों ने यह मान लिया था कि बसपा अब हाशिए पर जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मायावती ने पार्टी को पूरी तरह बिखरने नहीं दिया। राजनीतिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि भले ही बसपा के सांसद कम हुए हों, लेकिन मायावती की पकड़ पार्टी और कोर वोट बैंक पर अब भी बनी हुई है। खासकर दलित समाज के एक बड़े वर्ग में उन्हें आज भी भरोसेमंद नेता माना जाता है। 29 दिसंबर तक की रिपोर्ट्स में यह बात साफ दिखी कि बसपा की कमजोरी संगठन से ज्यादा चुनावी रणनीति और गठबंधन न करने की जिद से जुड़ी रही है। कई विश्लेषकों ने यह भी लिखा कि मायावती अगर चाहती तो 2024 में गठबंधन कर कुछ सीटें बचा सकती थीं, लेकिन उन्होंने अकेले लड़ने का रास्ता चुना, जो अब पार्टी के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। तीसरी बड़ी खबर, 29 दिसंबर के राजनीतिक माहौल में एक और बड़ी खबर यह रही कि मायावती जी और बसपा को लेकर विपक्षी खेमे में फिर से चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से संकेत दिए गए कि अगर बसपा उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहे तो दरवाजे बंद नहीं हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब बसपा संसद में कमजोर स्थिति में है और 2027 के चुनावों की तैयारी कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बयान सिर्फ औपचारिक नहीं था, बल्कि इसके पीछे यह समझ है कि यूपी में बिना दलित वोट बैंक के भाजपा को चुनौती देना आसान नहीं होगा। हालांकि मायावती ने अभी तक किसी भी गठबंधन को लेकर खुलकर हामी नहीं भरी है, लेकिन 19 दिसंबर के आसपास यह चर्चा तेज रही कि क्या बसपा अपनी पुरानी रणनीति बदल सकती है। बसपा का इतिहास रहा है कि वह आखिरी वक्त तक पत्ते नहीं खोलती और यही वजह है कि विपक्षी दल भी मायावती के अगले कदम को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। चौथी बड़ी खबर, राजनीतिक तनाव और चुनौतियों के बीच 29 दिसंबर के आसपास मायावती के परिवार से जुड़ी एक सकारात्मक खबर भी चर्चा में रही। मायावती जी के भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के घर बेटी का जन्म हुआ और इस खुशी की जानकारी खुद मायावती ने साझा की। राजनीति में जहां हर दिन संघर्ष और आलोचना होती है, वहीं यह खबर मायावती के निजी जीवन से जुड़ा एक भावनात्मक पल बनकर सामने आई। बसपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने इसे शुभ संकेत बताया और सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई। राजनीतिक रूप से भी यह खबर इसीलिए अहम मानी गई क्योंकि आकाश आनंद को भविष्य में बसपा के चेहरे के रूप में देखा जा रहा है और ऐसे समय में उनके परिवार में नई शुरुआत को समर्थक एक अच्छे संकेत के रूप में देख रहे हैं। पांचवीं बड़ी खबर, 29 दिसंबर के आसपास मायावती जी का एक और बयान राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा।
जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश में भारत विरोधी और हिंदू विरोधी घटनाएं चिंताजनक हैं और भारत सरकार को इस मुद्दे पर सख्त और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि मायावती आमतौर पर विदेश नीति पर सीमित टिप्पणी करती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने साफ शब्दों में अपना पक्ष रखा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह बयान सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था, बल्कि इससे मायावती ने यह संदेश भी दिया कि वह राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर अपनी भूमिका निभाने से पीछे नहीं हटेंगी। 29 दिसंबर के आसपास यह बयान टीवी डिबेट्स और राजनीतिक कॉलम्स में खास जगह बना रहा। छठी बड़ी खबर 29 दिसंबर के आसपास सबसे ज्यादा जिस बात की अंदर खाने चर्चा रही वह थी मायावती जी की संगठन को दोबारा खड़ा करने की रणनीति। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बसपा के भीतर यह सवाल उठने लगा था कि पार्टी जमीनी स्तर पर कमजोर हो रही है। इसी को देखते हुए मायावती ने साफ निर्देश दिए कि बूथ स्तर से लेकर जिला और मंडल स्तर तक संगठन की समीक्षा की जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ में हुई अंदरूनी बैठकों में यह तय किया गया कि पुराने निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर नए और युवा चेहरों को जिम्मेदारी दी जाएगी। मायावती का मानना है कि बसपा की असली ताकत उसका कैडर रहा है और अगर वही कमजोर हुआ तो चुनाव जीतना नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि 29 दिसंबर के आसपास खबरें आईं कि बसपा अब सोशल मीडिया, युवाओं और नए दलित पिछड़े नेतृत्व पर ज्यादा फोकस करने वाली है ताकि 2027 से पहले पार्टी को नई ऊर्जा मिल सके। सातवीं बड़ी खबर इसी दौरान 29 दिसंबर के आसपास यह भी सामने आया कि मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव को अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह चुनाव मायावती के करियर का सबसे निर्णायक मोड़ हो सकता है। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती अब उस दौर में हैं जहां उनसे यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि क्या वे दोबारा सत्ता में लौट सकती हैं या नहीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मायावती खुद मानती हैं कि अगर 2037 में बसपा सम्मानजनक प्रदर्शन करती है तो न सिर्फ यूपी की राजनीति बदलेगी बल्कि केंद्र की राजनीति में भी बसपा की अहमियत वापस आ सकती है। यही वजह है कि वे इस बार चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती और हर वर्ग तक पहुंचने की रणनीति बना रही हैं। 8वीं बड़ी खबर 29 दिसंबर के राजनीतिक माहौल में बसपा के वोट बैंक को लेकर भी बड़ी चर्चा रही। विश्लेषकों के अनुसार दलित वोट बैंक अभी भी पूरी तरह बिखरा नहीं है, लेकिन वह निष्क्रिय जरूर हो गया है। मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह इस वोट बैंक को फिर से सक्रिय कैसे करें। रिपोर्ट्स में कहा गया कि बसपा अब सिर्फ दलित राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीब सवर्णों को भी साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। मायावती पहले भी सर्वजन की राजनीति कर चुकी हैं और 29 दिसंबर के आसपास यह संकेत साफ दिखा कि बसपा उसी मॉडल को नए रूप में वापस लाने की तैयारी कर रही है ताकि भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों को सीधी चुनौती दी जा सके। 9वीं बड़ी खबर 29 दिसंबर के आसपास एक और अहम खबर यह रही कि मायावती की चुप्पी खुद एक राजनीतिक संदेश बनती जा रही है। जहां बाकी नेता रोज बयानबाजी में लगे रहते हैं, वहीं मायावती बहुत चुनिंदा मुद्दों पर ही बोल रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह उनकी सोची समझी रणनीति है। वे जानती हैं कि ज्यादा बोलने से विवाद बढ़ता है और विरोधी उन्हें घेरते हैं, इसलिए वे कम लेकिन असरदार बयान देना पसंद कर रही हैं। यही वजह है कि जब वे संसद में बसपा के शून्य होने, बांग्लादेश के मुद्दे या सामाजिक न्याय पर बोलती हैं, तो वह बयान तुरंत राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाता है। 29 दिसंबर तक यही ट्रेंड साफ नजर आया कि मायावती अब शब्दों से ज्यादा टाइमिंग की राजनीति कर रही हैं। 10वीं बड़ी खबर 29 दिसंबर के आसपास यह भी खबरों में रहा कि बसपा का भविष्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, जैसा कि कई लोग दावा कर रहे थे। कई वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विशेषज्ञों ने लिखा कि भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पार्टियां शून्य से उठकर सत्ता तक पहुंची हैं। मायावती के पास आज भी अनुभव, पहचान और एक मजबूत सामाजिक आधार मौजूद है। सवाल सिर्फ यह है कि क्या वह समय के साथ अपनी रणनीति बदल पाएंगी या नहीं। 29 दिसंबर की रिपोर्ट्स में यह बात बार बार सामने आई कि अगर मायावती संगठन को मजबूत करती हैं,
युवाओं को आगे लाती हैं और सही मुद्दों को उठाती हैं, तो 2027 में यूपी की राजनीति एक बार फिर बड़ा उलटफेर देख सकती है। तो दोस्तों, ये थीं 29 दिसंबर से जुड़ी मायावती जी की वो 10 बड़ी और अहम खबरें जो साफ संकेत